जब कियाओ युआन ने ये सुना तो वह वांग ज़िचेन को देखने और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पूछताछ कक्ष की तीव्र आभा अब गायब हो गई थी और इसकी जगह एक परिष्कृत और उदासीन मुस्कान ने ले ली थी। ज़िचेन, मैं अक्सर तुम्हारी माँ को तुम्हारा जिक्र करते हुए सुनता हूँ। मैं शुरू में सही समय आने पर तुमसे मिलना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी पहली मुलाकात इतनी अचानक और ऐसी जगह होगी। वांग ज़िचेन ने ऊपर देखा और जल्दी से कियाओ युआन पर नज़र डाली। फिर उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा, अंकल कियाओ, मैंने आपको परेशान किया है। उसकी अपेक्षा के अनुरूप अस्वीकृति और प्रतिरोध के बिना इसने कियाओ युआन के तनावग्रस्त हृदय को तुरंत शांत कर दिया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना हाथ उठाकर धीरे से वांग ज़िचेन के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, जब तक तुम ठीक हो, चिंता मत करो। अंकल कियाओ तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारी माँ को इस बारे में नहीं बताऊंगा। इसे हमारे बीच एक रहस्य बनने दो, ठीक है? जब वांग ज़िचेन ने ये सुना तो वह कियाओ युआन की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। काफी देर बाद वह धीरे से मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। ये देखकर वांग ज़िमेंग अपनी जीभ बाहर निकालने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने शुरू में सोचा था कि अंकल कियाओ को स्वीकार करने के लिए उसके भाई को कुछ प्रयास करने होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंकल कियाओ इतने शक्तिशाली होंगे कि उन्होंने तुरंत उसके भाई का दिल जीत लिया। जियान ए ने समय देखा। काफी रात हो चुकी थी। उसकी चोटें ठीक नहीं हुई थीं और वह थका हुआ महसूस कर रही थी। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और सो गई। हालांकि कुछ देर बाद पूछताछ कक्ष का दरवाज़ा खुला। ली जोंग ने फिर भी जी हाओयू को गर्मजोशी से बाहर भेजा। जियान ए जाग गया और जल्दी से खड़ा हो गया। चलो चलें, जी हाओयू ने मुस्कुराते हुए जियान ए से कहा। ये सुनकर जियान ए ने राहत की सांस ली। वह मुड़ी और कियाओ युआन और बाकी लोगों से कहा, चलो चलें। दूसरों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने जी हाओयू का पीछा किया। वांग ली गलियारे में खड़े हो गए और जियान ए की पीठ की ओर देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप भी जा सकते हैं। जी हाओयू और बाकी लोगों के चले जाने के बाद ली जोंग के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। फिर उसने गलियारे में लोगों के दूसरे समूह की ओर उग्र भाव से देखा। हालांकि जियान ए ने उन्हें पीटा था, वे ठीक थे। बिना कुछ कहे वे जल्दी से अपने माता पिता के साथ चले गए। तभी वांग ली आगे बढ़े और अनिच्छा से बोले, निर्देशक ली, क्या हो रहा है? उन्होंने किसी को मारा और उनमें से 2 अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। जब ली जोंग ने ये सुना तो उन्होंने बेबसी से वांग ली की ओर देखा और कहा, मुझे बताओ, तुम चीज़ों की तह तक जाने की अपनी आदत कब बदल सकते हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम खुद को मुसीबत में डालने से नहीं डरते? क्या तुम्हें पता है कि वह युवक कौन था? ली जोंग की राय में बार के बाहर इस तरह की सामान्य लड़ाई से निपटने का सही तरीका एक बयान देना और उन्हें जाने देना था। यदि घायल लोग थे तो दोनों पक्ष निजी तौर पर मुआवजे के लिए मध्यस्थता करेंगे। पुलिस को ज़्यादा गहराई से जांच करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी ओर वांग ली ने उनके माता पिता को बुलाया और उन्हें हिरासत में लेना चाहा। उन्होंने चीज़ों को और अधिक जटिल बना दिया। हालांकि वांग ली को जिस चीज़ की परवाह थी वह मामला नहीं था, बल्कि जियान ए नामक लड़की थी। निर्देशक ली, घटनास्थल पर निगरानी वीडियो देखें। आपको पता चल जाएगा कि मैं माता पिता को देखने के लिए इतना दृढ़ क्यों हूँ, वांग ली ने कहा। जब ली जोंग ने ये सुना तो उसने अधीरता से अपना हाथ लहराया। मुझे क्यों करना चाहिए? युवा मास्टर जी ने पहले ही वीडियो ले लिया है।
वह जी ग्रुप के सीईओ हैं। क्या आप जी ग्रुप के बारे में जानते हैं? एशिया में नंबर 1 वित्तीय समूह, चीन की शान। उस युवा मास्टर जी को भड़काने का जोखिम कौन उठा सकता है? आपने उनके लोगों को हिरासत में लेने की हिम्मत भी की। मुझे परेशान मत करो। जैसे ही वह बोला, ली जोंग जम्हाई लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आप मुझे आधी रात में यातना दे रहे हैं। मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूँ, लेकिन मैं हर दिन आपके साथ तनाव में रहता हूँ। देर सबेर आप मुझे मौत तक डरा देंगे। मैं वापस सोने जा रहा हूँ। जाए, जो करना है कर लीजिए। वांग ली के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना ली जोंग ने हाथ बढ़ाया और अपने बड़े पेट के साथ चला गया। वांग ली गलियारे के बीच में खड़े हो गए और गंभीर भाव से गलियारे के अंत की ओर देखा। वह अभी भी उदास था। अंत में वह केवल एक गहरी सांस ले सका और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गहरी होती गई। जियान ए और बाकी लोग जियांगयांग रोड पुलिस स्टेशन से बाहर चले गए। उन पर हड्डियां कंपा देने वाली शरद ऋतु की हवा चली। जियान ए कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और उसके शरीर की तंद्रा तुरंत गायब हो गई। अगले ही पल उसके शरीर में अचानक गर्माहट महसूस हुई। जी हाओयू ने पहले ही अपना स्पोर्ट्स कोट उतार दिया था और जियान ए के कंधे पर डाल दिया था। उसकी कोमल आवाज पीछा कर रही थी। आपने बहुत कम कपड़े पहने हैं। आपको सर्दी न लग जाए। जियान ए को अपने कान के पीछे खुजली महसूस हुई और उसके दिल में हलचल मच गई। उसके मन में एक अजीब सी भावना कौंध गई। युवा मास्टर जी, आज के लिए धन्यवाद, अन्यथा मुझे और अधिक प्रयास करना पड़ सकता है, कियाओ युआन ने कहा। जब जी हाओयू ने ये सुना, तो वह मुस्कुराए। उपराष्ट्रपति कियाओ, आपका स्वागत है। जियो ए का मामला मेरा मामला है। आपको मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जी हाओयू ने जियान ए की ओर प्यार से देखा। खांसी। जियान ए ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हल्के से खांसी। उसने वांग ज़िचेन और वांग ज़िमिन की ओर देखा और कहा, आप दोनों क्या सोचते हैं? क्या आप घर जा रहे हैं? वांग ज़िचेन कुछ कहने ही वाले थे कि वांग ज़िमिन ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। नहीं, बहन, मेरा चेहरा। वांग ज़िमिन का चेहरा अभी भी थोड़ा लाल और सूजा हुआ था। यदि यह कल सुबह गायब नहीं होता, तो जियांग चुनफेन इसे देख लेता। वांग ज़िचेन ने तुरंत विषय बदल दिया। मेरे पास पैसा है, ज़िमिंग, और मैं एक होटल में रुकेंगे। जियान ए ने एक पल के लिए सोचा। सीयू जियो जेन की जगह पर था। आज रात नॉर्थ सिटी के घर में वह अकेली थी। वह उन दोनों को रहने के लिए वापस ला सकती थी। वह ज़िमिंग के साथ एक ही कमरे में सो सकती थी और वांग ज़िचेन को सीयू के कमरे में रहने दे सकती थी। वैसे भी, ये सिर्फ एक रात थी। अप्रत्याशित रूप से, कियाओ युआन ने उसे हरा दिया। मैं उन्हें अपने घर ले आऊंगा। मुझे उनके होटल में रहने की चिंता है। जियान ए ने सिर हिलाया। अच्छी बात है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान ए ने उन दोनों की ओर देखा और कहा, एक रात के लिए अंकल कियाओ के यहाँ रुकें। ये किसी होटल में रहने की तुलना में अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित है। वांग ज़िमिन पहले से ही कियाओ युआन के बहुत करीब था, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। हालांकि वांग ज़िमिन ने वांग ज़िचेन की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। भाई, वांग ज़िचेन ने थोड़ी देर बाद अपना सिर नीचे किया और सिर हिलाया। उसने धीरे से कहा, ठीक है। कियाओ युआन मुस्कुराया और जियान ए की ओर देखा। जियो ए, तुम्हारे बारे में क्या? उसके बारे में चिंता मत करो, मैं उसे वापस भेज दूंगा, जी हाओयू ने दबंग स्वर में धीरे से कहा। जियान ए ने कोई बहस नहीं की। उसने कियाओ युआन की ओर देखा और सिर हिलाया। आप लोग वापस जा सकते हैं।
उसे देर हो गई है। ये देखकर कियाओ युआन ने और कुछ नहीं कहा। वह वांग जिमिंग और वांग जिचेन को अपनी कार में ले आया। जाने से पहले वांग जिचेन ने जियान ए को भी गहराई से देखा। इस बार उनकी निगाहें पहले से भी ज्यादा भावुक थीं। हालांकि ये बहुत अंधेरा था, इसलिए जियान ए ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। कियाओ युआन की कार के चले जाने के बाद ही जियान ए जी हाओयू की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसके खूबसूरत चेहरे पर क्षमा प्रार्थी मुस्कान उभर आई। उसने जी हाओयू की ओर देखा और कहा, मुझे क्षमा करें। हर बार जब मैं आपसे मदद मांगता हूँ तो यह अच्छी बात नहीं है। जी हाओयू ने जियान ए की ओर देखा। एक हाथ अपनी जेब में रखते हुए उसने अपना दूसरा हाथ लहराया और जियान ए को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे लिए तुम्हें एक बार देख पाना पहले से ही बहुत बड़ी बात है। इस अचानक अंतरंग कार्रवाई ने जियान ए के शरीर को एक पल के लिए अनजाने में कठोर बना दिया। अपने 2 जीवन कालों में वह अपने भाई को छोड़कर कभी भी विपरीत लिंग के किसी भी व्यक्ति के इतनी करीब नहीं रही थी। सौभाग्य से जी हाओयू ने और कुछ नहीं किया। उसने केवल जियान ए के कंधे को गले लगाया और अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जैसे कि डर हो कि जियान ए ठंडा हो जाएगा। फिर वह पुलिस स्टेशन के प्रांगण से बाहर चला गया और कहा, इन दिनों मेरे लिए मेहनती होना दुर्लभ है। जब मेरे पास समय था तो मैं स्कूल से हॉक्स्यू को लेने के लिए एरजोंग गया। अंत में मैंने आपको एक बार भी नहीं देखा। जब हॉक्सू ने मुझे देखा तो उसने कहा कि मेरा कोई गलत मकसद था। जियान ए ने जी हाओयू को उसे दूर खींचने दिया, लेकिन जब उसने ये सुना तो उसने असहाय होकर कहा, आपको ऐसा लगता है जैसे मैं जानबूझकर आपसे छिप रही हूँ। मैंने विशेष रूप से थोड़ी देर इंतजार किया। मैं अक्सर उस लड़की को देखता हूँ जिसके आपके साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा, जी हाओयू ने शांति से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जियान ए की ओर देखा। तुम मुझसे छुप नहीं रहे हो? जियान ए ने हंसते हुए जी हाओयू की ओर देखा। अगर मेरा इरादा तुमसे बचने का होता तो क्या मैं आज तुमसे मदद मांगता? इसके अलावा मैं तुमसे क्यों बचूं? हालांकि मैं तुम्हारे कुछ उपकार और कुछ भोजन का ऋणी हूँ, लेकिन मुझे तुमसे छिपने की जरूरत नहीं है ना? मुझे तुमसे पैसे का कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब जी हाओयू ने ये सुना तो वह अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने महसूस किया कि जियान ए को समझ में आया। जियान ए ने आगे कहा, मैं हाल ही में स्कूल नहीं गया हूँ। इसके अलावा यदि आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं। आपको आकस्मिक मुठभेड़ क्यों करनी पड़ी? क्या आप पुराने जमाने के हैं? जब जी हाओयू ने ये सुना तो वह अपने निचले होंठ को धीरे से काटने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि अपनी किस्मत के साथ हमें हर हाल में मिलना चाहिए। क्या ये कॉल करने से कहीं अधिक रोमांटिक नहीं है? TSK जियान ए उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सका। रोमांटिक मेरी गांड, बचकाना। कभी कभी जियान ए वास्तव में जी हाओयू के सिर को खोलकर देखना चाहता था कि अंदर की संरचना कैसी है। जी हाओयू को जियान ए के मूल्यांकन की परवाह नहीं थी, क्योंकि शायद जियान ए का सामना करने पर ही वह इस अज्ञात पक्ष को प्रकट कर पाता था। कार में बैठने के बाद जियान ए तुरंत गर्म हो गया और राहत की सांस ली। जी हाओयू ने कार स्टार्ट की और अपना सिर घुमाया। क्या हम अभी भी नॉर्थ सिटी वापस जा रहे हैं? जियान ए ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे कल अपना सामान पैक करना है। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं इटली में कुछ काम संभालने के लिए कुछ समय के लिए बैयून शहर छोड़ रहा हूँ।
जब जी हाओयू ने ये सुना तो वह दंग रह गए। इटली जाओ, कब तक लौटेगी? जियान ए ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। देखें ये कैसे आगे बढ़ता है। अगर कुछ भी हो तो मुझे फ़ोन करना। जी हाओयू ने यह नहीं पूछा कि जियान ए इटली क्यों जाएंगे। हालांकि उन्हें जियान ए की वापसी की तारीख नहीं पता थी, जिससे उन्हें थोड़ा दबा हुआ महसूस हुआ। हालांकि उन्होंने इसे नहीं दिखाया और केवल चुपचाप सिर हिलाया। जियान ए का शरीर थक गया था। कुछ देर बाद वह आरामदायक सीट पर झुक गई और सो गई। उसका चिकना चेहरा शांत था और उसकी लंबी और मुड़ी हुई पलकें जीवंत थीं। जी हाओयू ने गाड़ी चलाते समय जियान ए को 2 बार देखा और उसकी आंखों के भाव नर्म हो गए। पड़ोस के बाहर जैसे ही जी हाओयू की कार रुकी, जियान ए अवचेतन रूप से जाग गया। उसने नींद से इधर-उधर देखा और बुदबुदाया, हम यहाँ हैं? हाँ। जी हाओयू ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ा और जियान ए की ओर देखा। वापस जाओ और अच्छे से आराम करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें परसों हवाई अड्डे पर भेजूं? जियान ए ने अपना कोट उतार दिया और जी हाओयू को वापस कर दिया। ये सुनकर उसने तुरंत मना कर दिया। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बार अकेले नहीं जा रही हूँ। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, जियान ए को अचानक अजीब महसूस हुआ। उसने जी हाओयू से उसके बारे में चिंता न करने को कहा। हाँ, वह यह नहीं कह सकी कि क्या अजीब था, लेकिन जियान ए को लगा कि यह थोड़ा अजीब था। आज के लिए धन्यवाद। मैं आपका एक और उपकार हूँ, जियान ए ने कहा। जी हाओयू ने अपना शरीर घुमाया और लापरवाही से अपना हाथ कुर्सी के पीछे रख दिया। जब उसने ये सुना, तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कोई जल्दी नहीं, धीरे-धीरे वापस करो। जियान ए ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह मुड़ी और जी हाओयू से बोली, तुम्हें वापस जाना चाहिए और जल्दी आराम भी करना चाहिए। अगर कुछ भी हो तो मुझे फ़ोन करना। जी हाओयू ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। समझ गया। जियान ए उठ खड़ा हुआ और कार से बाहर निकल गया। वह स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ोस की ओर भागी। जी हाओयू ने रात में कार की खिड़की से जियान ए की पीठ को धीरे-धीरे गायब होते देखा। उसे लग रहा था कि उसका दिल धीरे-धीरे उसका साथ छोड़ रहा है। जी हाओयू ने अपने पतले होठों को सिकोड़ लिया और बहुत देर तक अंधेरे को देखता रहा। अंत में वह अचानक अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। लड़की, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ। दूसरी ओर कियाओ युआन ने वांग ज़िचेन और वांग ज़िमिन को अपने घर वापस भेज दिया। ये हाइचेंग जिले में एक उच्च श्रेणी का विला जिला था। रास्ते में वांग ज़िचेन पिछली सीट पर बैठे रहे और कुछ नहीं कहा। वांग ज़िमिन अभी भी हैरान थी, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। कियाओ युआन को पता था कि उसे वांग ज़िचेन को उस व्यक्ति को पचाने के लिए समय देना होगा जो सामने आया था, इसलिए वह चुप रहा। जब कार रुकी, कियाओ युआन ने कहा, हम अंकल कियाओ के घर पर हैं, बाहर निकलो। उन दोनों ने कियाओ युआन का विला में पीछा किया। लाइटें चालू कर दी गईं और घर को भूरे और सफ़ेद रंग में सजाया गया। ये कियाओ युआन के उछल कूद वाले व्यक्तित्व के विपरीत था। दरवाजे के बाईं ओर 3 मीटर लंबा ट्रांसफॉर्मर मॉडल था। वांग ज़िचेन, जिनकी अभी-अभी निराशा भरी अभिव्यक्ति थी, जब उन्होंने इस मॉडल को देखा तो अपनी आंखें चौड़ी करने से नहीं रोक सके। उसकी आंखों में आश्चर्य भर आया और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ऑप्टिमस। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वांग ज़िचेन उत्साह से आगे बढ़े और मॉडल के चारों ओर देखा, जैसे कि वह उससे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हों। ये देखकर कियाओ युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और आगे बढ़ गया।
ज़िचेन, तुम्हें ट्रांसफॉर्मर भी पसंद है? वांग ज़िचेन ने उत्तेजित होकर सिर हिलाया। फिर उसने कियाओ युआन की ओर देखा और कहा, अंकल कियाओ, मुझे आपसे ये पूछना चाहिए, है ना, आपके आसपास ट्रांसफॉर्मर हैं? जब कियाओ युआन ने वांग ज़िचेन की बातें सुनी, तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अंकल कियाओ का भी बचपन था। उस समय मैं अभी भी कॉमिक्स पढ़ रहा था। अंकल कियाओ का ऊपर वाला कमरा है, यह एनीमे से भरा हुआ है। यदि तुम्हें ये पसंद है, तो तुम आज उस कमरे में क्यों नहीं रुकते? जब वांग ज़िचेन ने ये सुना, तो उनकी आंखें चमक उठीं। सचमुच? अंकल कियाओ, आप भी एनीमे के प्रशंसक हैं? बिल्कुल। कियाओ युआन मुस्कुराया और वांग ज़िचेन के कंधे को थपथपाया। दूसरी मंजिल पर दाहिनी ओर, सबसे भीतरी कमरा। जब तुम ऊपर जाकर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। वांग ज़िचेन ने बार बार सिर हिलाया। उसने अपने जूते बदले और अधीरता से ऊपर की ओर दौड़ा। ये देखकर कियाओ युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और राहत की सांस ली। अंकल कियाओ, मेरे पिता ने मेरे भाई को कभी एनीमे और कॉमिक किताबें पढ़ने नहीं दीं। वह उन्हें गुप्त रूप से पढ़ता रहा है। ये देखकर वांग ज़िमेंग ने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंकल कियाओ भी एनीमे के प्रशंसक होंगे। यह निश्चित रूप से मेरे भाई के दिल में आपकी स्थिति में अंक जोड़ देगा। जब कियाओ युआन ने ये सुना, तो वह अपनी भौहें ऊपर उठाने से खुद को नहीं रोक सका। यह अच्छा है। यह एक अप्रत्याशित आशीर्वाद है। अगले दिन सुबह 10 बजे जियान बिस्तर से उठी। धोने के बाद उसने अपना सामान पैक किया, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह इटली में कितने समय तक रहेगी। जियान कुछ और कपड़े लेकर आए। पैकिंग के बाद जियान ने अपना सामान खींचा और बाहर चली गई। अगर वह इस समय अपनी चाची के घर जाती, तो वह दोपहर का भोजन कर सकती थी, क्योंकि यह सप्ताहांत था। वांग यूजी घर पर आराम कर रही थी। जब जियान ने प्रवेश किया घर में, भोजन की खुशबू रसोई से बाहर आने लगी। दरवाजा खुला होने पर वांग यूंजी ने हाथ में मुट्ठी भर लीक लेकर अपना सिर रसोई से बाहर निकाला। जब उसने जियान को देखा, तो वह आश्चर्य से कहने से खुद को नहीं रोक सकी, ओह, जियो वापस आ गई है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने वांग युनमेई को एप्रन में जल्दी से रसोई से बाहर निकलते देखा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ रहे हो? जैसे ही वह बोली, उसने जियान के पास सामान देखा। वांग युनमेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? जियान ने अपना सामान दरवाजे पर रखा और अपनी चप्पलें पहन लीं। जब उसने ये सुना, तो वह अपनी माँ और चाची की ओर देखने और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। कल मेरी एक व्यावसायिक यात्रा है। मैंने कल अपने चाचा को बताया। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? वांग यूजी ने तुरंत कहा। कल सप्ताहांत था, बार व्यस्त था। वह केवल सुबह वापस आया और अभी तक नहीं उठा है। वांग युनमेई ने आश्चर्य से पूछा। व्यापार यात्रा? आप कहाँ जा रहे हैं? जियान ने कहा, मैं विदेश इटली जा रहा हूँ। मुझे कंपनी के कुछ मामलों को व्यक्तिगत रूप से निपटाने जाना है। ये बहाना वही था जो उसने याओ फेंग को बताया था। हालांकि उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अपनी मां को यह नहीं बता सकी कि वह अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के समूह के नेता की तलाश करने जा रही थी। इससे उसकी मां बुरी तरह डर जाएंगी। जब वांग युनमेई ने सुना कि यह कंपनी के बारे में है, तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने केवल इतना पूछा, क्या इसका मतलब ये है कि आपको स्कूल से छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा? जियान ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने टीचर से छुट्टी के लिए आवेदन किया है। माँ, चिंता मत करो, मैं अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रहूँगा।
वांग युनमेई को स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी पर विश्वास था। इसके अलावा कंपनी के मामले गंभीर व्यवसाय थे, इसलिए उसके पास आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। अपने परिवार के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद जियान दोपहर में अपना सामान जियोजेन के पास ले आए। एक रात के बाद सीयू पहले ही बिस्तर से उठ सकती थी और घूम सकती थी। हिलने की जल्दी मत करो। क्या जियोजेन ने नहीं कहा था कि तुम्हें लेटकर स्वस्थ होना होगा? जियान ने सीयू से कहा। सीयू का चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। स्वास्थ्य लाभ के इन कुछ दिनों के बाद भी उसने अपने क्यूई और रक्त की पूर्ति नहीं की थी। ये स्पष्ट था कि आयरीन के हमले ने उसे कितना नुकसान पहुंचाया था। ये सुनकर सीयू ने केवल जियान की ओर झिझक भरे भाव से देखा। उसके होंठ हिले, लेकिन अंत में उसने कहा, मैं वापस जाकर लेट जाऊंगा। जियान ने बेवजह दूसरों की ओर देखा और पलकें झपकाईं। ची लियान सोफे पर बैठी और नेल पॉलिश लगाए। उसने तुरंत बेहोश होकर कहा, सीयू आपके साथ इटली जाना चाहती थी, लेकिन जियोजेन ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसे लगता है कि उसका कर्तव्य आपकी रक्षा करना है, इसलिए इस बार आपका साथ न देने के लिए वह दोषी महसूस करता है, युन बुयाओ ने कहा। जब जियान ने ये सुना, तो वह धीरे से आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह सीयू के व्यक्तित्व को जानती थी। इस अवधि के दौरान सीयू उसके साथ खाना खा रहा था और रह रहा था, साथ में स्कूल जा रहा था और मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। वास्तव में वह पहले से ही सीयू के उसके साथ रहने की आदी थी। यदि उसकी गंभीर चोटें नहीं होती तो वह उसे अपने साथ ले आती। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उनका शरीर उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ची यांग ने पहले ही हवाई टिकट और होटल बुक कर लिया है। उड़ान कल दोपहर की है, यूं बुयाओ ने कहा। जियान ने सिर हिलाया और यूं बुयाओ की ओर देखा। क्या आपने वह जानकारी तय कर ली है जो आपको एकत्र करनी चाहिए? युन बुयाओ, चिंता मत करो संप्रदाय मास्टर। कल रात मैंने गेल नामक उस व्यक्ति पर फिर से आध्यात्मिक कला का प्रयोग किया और कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त की। गेल के उल्लेख पर जियान को एहसास हुआ कि इस विला में कुछ लोग नजरबंद थे। इन लोगों को जीवित रखने के लिए जियान की अपनी योजनाएं थीं। इटली की इस यात्रा में कई स्थितियां अज्ञात थीं। यदि उन्हें किसी अप्रत्याशित चीज का सामना करना पड़ता है, तो वे दूसरे पक्ष के साथ बातचीत करने के लिए अपने हाथ में मौजूद कुछ क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं का उपयोग सौदेबाजी के चिप्स के रूप में कर सकते हैं। आखिरकार इस दुनिया में क्षमता उपयोगकर्ता दुर्लभ थे, और गेल नामक व्यक्ति ने कहा था कि पूरे भाड़े के समूह में उनमें से केवल 6 थे। इसलिए जियान ने अनुमान लगाया कि इन 6 लोगों का नेता के दिल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इस समय इटली में इंटरनेशनल मर्सनरी ग्रुप के मुख्यालय में धमाका। लिविंग रूम के बीच में संगमरमर की कॉफ़ी टेबल टूट गई, जिसके बाद हंस की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा क्या मतलब है कि कोई खबर नहीं है? हम नहीं जानते कि उनमें से 6 जीवित हैं या मृत। भाड़े के समूह में खुफिया टीम का प्रभारी व्यक्ति पॉल अपना सिर नीचे झुकाए एक तरफ खड़ा था। उसने संगमरमर की कॉफ़ी टेबल की ओर देखा जिसे हंस ने एक मुक्का मारकर तोड़ दिया था, और वह चुपचाप चौंक गया। हालांकि उन्होंने सच्चाई से कहा, नेता, हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते। हंस गुस्से में था। उसकी दाढ़ी, जो उसकी छाती से लटकी हुई थी, कांप रही थी। उनके आमतौर पर शांत रहने वाले व्यक्तित्व को दबाया नहीं जा सका। वह उसके भाड़े के समूह का सबसे मजबूत तुरुप का इक्का था। दुनिया के इस अंधेरे कोने में अनगिनत हत्यारे संगठन थे। केवल तुरुप के पत्ते का अस्तित्व ही इसे लंबे
समय तक कायम रख सकता है और मजबूती से खड़ा रह सकता है। हालांकि मिशन के दौरान सभी 6 क्षमता उपयोगकर्ता गायब हो गए थे। यह अज्ञात था कि वे मृत थे या जीवित थे। कोई खबर ही नहीं थी। आयरीन के रहते हुए उन्हें कुछ नहीं होगा। हंस को विश्वास नहीं था कि उनमें से 6 मर जाएंगे, या उसे विश्वास नहीं था कि दूसरी तरफ कोई भी एक साथ 6 क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं से निपट सकता है। कुछ अप्रत्याशित हुआ होगा। हंस धीरे धीरे शांत हुए और पॉल से कहा, और पता करो, कोई बात नहीं, उनके बारे में खबर ढूंढो। हाँ नेताजी, पॉल ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। अगली दोपहर ची यांग जियान ने यू वेयुआन और यू बुयाओ को हवाई अड्डे तक ले गए। संप्रदाय गुरु भगवान, सावधान रहें, ची यांग ने कहा। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और जियान ए को सौंप दिया। संप्रदाय मास्टर, ये भगवान का संपर्क विवरण है। जियान ए ने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और ध्यान से इसे अपने बैकपैक में रख लिया। फिर उसने ची यांग से कहा, बाई झो से कहो कि इस समय भी अपने गार्ड को निराश न करें। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, चिंता मत करो। संप्रदाय गुरु, हम उसकी अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। ची यांग ने सिर हिलाया। ची यांग से अलग होने के बाद वे सुरक्षा जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान हॉल में दाखिल हुए। सुरक्षा जांच के दौरान किसी ने यू बुयाओ को फिर से पहचान लिया। थोड़ी देर बाद आखिरकार वे तीनों इटली के लिए उड़ान में सवार हो गए। क्या राजधानी में सब ठीक है? अगर तुम मेरे पास रहो। विमान में जियान ए ने अचानक यू वेयुआन की ओर देखा और पूछा। जियान ए को बाद में बाई झो से यू वेयुआन की पहचान के बारे में पता चला। उस समय जियान ए वास्तव में चौंक गया था। राजधानी में यू परिवार हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। यू वेयुआन यू परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, क्योंकि यह एक प्रथम श्रेणी का केबिन था। उन्होंने सभी सीटों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया था, इसलिए यू वेयुआन और जियान ए के बीच एक गलियारा था। ये सुनकर यू वेयुआन ने जियान ए की ओर देखा और शांति से कहा, ये ठीक है संप्रदाय मास्टर, चिंता मत करो। यू वेयुआन का स्वभाव शांत और स्थिर था। उसके साथ होने पर हर कोई बेवजह सहज महसूस करेगा। इसलिए हालांकि यह ऑपरेशन खतरनाक था, जियान ए को तब घबराहट महसूस नहीं हुई जब उसने यू वेयुआन के साथ आने के बारे में सोचा। यू वेयुआन की बातें सुनकर जियान ए ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। फ्लाइट अटेंडेंट ने आगे की सीट पर यून बुयाओ को फिर से पहचान लिया। यू बुयाओ ने जबरदस्ती मुस्कुराई और फ्लाइट अटेंडेंट के साथ एक फ़ोटो ली। जब जियान ए मालदीव में थी तो उसे पहले से ही इसकी आदत थी। किसी बड़े स्टार के साथ बाहर जाने पर यह सामान्य बात थी। जियान ए मदद नहीं कर सका, लेकिन सीट नीचे कर दी और लेट गया, उसे न जानने का नाटक करते हुए। अगली सुबह 6:30 बजे 14 घंटे की उड़ान के बाद विमान लियोनार्डो दा विंची फिमिसिनो हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरा। इटली एक प्रमुख यूरोपीय देश है जिसके पास उन्नत तकनीक और अव्यवस्थित सार्वजनिक व्यवस्था थी। इसकी जीडीपी दुनिया में शीर्ष पर है, लेकिन बुरी ताकतों के इतिहास के कारण दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई है। लोगों, विशेषकर काले बालों और पीली त्वचा वाले एशियाई लोगों को यहाँ यात्रा करने के लिए साहस की भी आवश्यकता होती है। ये पहली बार था जब जियान ए इस देश की राजधानी में आया था, जो कभी माफिया की मौजूदगी के कारण दुनिया भर में मशहूर थी। रोम शहर की इमारतें कला से भरी हुई थीं और यहाँ तक कि हवाई अड्डे की इमारतें भी अद्वितीय थीं। विमान से उतरने के बाद रोम इस मौसम में बइयुन शहर से भी अधिक ठंडा था। उन तीनों को वीआईपी मार्ग से अपना सामान मिला।
हवाई अड्डे के बाहर होटल द्वारा एक पिकअप सेवा की व्यवस्था की गई थी। क्या आप इससे पहले यहाँ आए हैं? कार में बैठने के बाद जियान यू वयुआन और यूं बुयाओ से पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन दोनों ने सिर हिलाया। यून बुयाओ ने कहा, मैं इस वसंत में एक फैशन कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया था। जियान ये कहने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने सुना है कि यहाँ सुरक्षा अच्छी नहीं है, खासकर एशियाई पर्यटकों के लिए। हम अक्सर टेलीविजन पर हिंसा के बारे में खबरें देख सकते हैं, और ऐसा लगता है कि कई संगठनों का मुख्यालय यहाँ था। यून ब्याओ ने हंसते हुए समझाया, पर्यटकों को निशाना बनाने वाले ज्यादातर लोग चोर हैं। कभी कभी डकैतियां भी होती होंगी। हालांकि ये चीजें यूरोप के कई देशों में होती हैं। जहां तक आपने जिन संगठनों का उल्लेख किया है, वे पर्यटकों की सुरक्षा को बिल्कुल भी खतरा नहीं पहुंचाएंगे। आखिरकार ये संगठन बड़े काम करते हैं। यू वयुआन ने ये भी कहा, ये सच है कि यूरोप में सुरक्षा बहुत अच्छी नहीं है। इटली के बारे में नकारात्मक खबरों को इसलिए तूल दिया जाता है क्योंकि माफिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन यहीं से सत्ता में आए हैं। जियान ने समझ में सिर हिलाया। जैसा कि यून बुयाओ ने कहा था, यूरोप के विभिन्न देशों में चोर और लुटेरे आम थे। इटली में वास्तव में कई भयानक संगठन तैनात थे, लेकिन ये संगठन पर्यटकों के लिए कुछ भी भयानक करने के मूड में नहीं थे। ची यांग ने रोम में सबसे अच्छा होटल बुक किया। पुरानी दिखने वाली होटल की इमारत आलीशान थी। वेटर ने मेहमानों को कार का दरवाज़ा खोलने और उनका सामान लेने में मदद करने की पहल की। होटल की लॉबी बहुत विशाल थी। इसे चमकीले सुनहरे रंग से सजाया गया था और एक विशाल क्रिस्टल झूमर चमक रहा था। वे तीनों अलग अलग नहीं रहते थे। ची यांग ने एक शानदार स्वीट बुक किया। वेटर उन्हें लिफ्ट तक ले आया और उनका सामान ठीक करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ। यून बुयाओ ने कुशलतापूर्वक अपने बटुए से पैसे का एक टुकड़ा निकाला और टिप के रूप में वेटर को सौंप दिया। वेटर ने इसे खुशी से प्राप्त किया और कमरे से बाहर निकलने से पहले उन्हें कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। स्वीट 2 मंजिल ऊंचा था, किसी होटल के छोटे विला जैसा। अतिथि कक्ष दूसरी मंजिल पर थे। यूं बुयाओ अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतारने के लिए इंतजार नहीं कर सकी और उसने उन दोनों को बुलाया। मैं पहले अपना मेकअप हटा दूंगी। यू वयुआन ने उनका सामान ऊपर उठाया। जियान ने कहा, चलो बाद में कुछ खाने के लिए रेस्तरां चलते हैं। चूंकि वे विमान में एक रात सो चुके थे, इसलिए वे थके नहीं थे। यू वयुआन ने सिर हिलाया। ठीक है। रेस्तरां का गलियारा सबसे ऊपरी मंजिल पर था। कमरे से बाहर निकलने से पहले जियान और बाकी लोगों ने आरामदायक कपड़े पहन लिए। उसने शुरू में सोचा था कि इटली में नाश्ता दूध, कॉफ़ी, टोस्ट, बेकन, तले हुए अंडे इत्यादि होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्राहकों को परोसने के लिए यहाँ चाइनीज नाश्ता मिलेगा। वहाँ नूडल्स, पकौड़ी वगैरह थे। वेटर ने ये भी बताया कि चीनी भोजन का रसोइया कंट्री जेड का मूल निवासी था, इसलिए उसके द्वारा तैयार किए गए भोजन का स्वाद प्रामाणिक है। जियान ने आधे मजाक में कहा, ऐसा लगता है कि हमें इस अवधि के दौरान भोजन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन तीनों ने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कीं। वहाँ चीनी और पश्चिमी दोनों प्रकार का भोजन था। जियान वास्तव में थोड़ा भूखा था। वह केकड़े के सूप की पकौड़ी उठाकर अपने मुंह में भरने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। जब उसने एक टुकड़ा खाया तो गर्म सूप ने तुरंत जियान की जीभ को झुलसा दिया, लेकिन केकड़े की सुगंध उसके मुंह में थी। जियान अपनी आंखें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने सिर हिलाया और उसे अंगूठा ऊपर किया। स्वादिष्ट। ये देखकर यू वयुआन और यूं बुयाओ ने भी खाना शुरू कर दिया।
सुबह के 8 बज चुके थे और अधिक मेहमान नाश्ते के लिए रेस्तरां में आ रहे थे। सौभाग्य से जियान ए और बाकी लोगों ने विशेष रूप से कोने के पास एक सीट चुनी ताकि कोई उन्हें सुन न सके। बातचीत करने से पहले अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने चुपचाप खाना खाया। दूसरे पक्ष का मुख्यालय कहाँ है? जियान ए ने दूध का एक घूंट लिया और यून बुयाओ से पूछा। जब यून बुयाओ ने ये सुना तो उसने धीरे से उत्तर दिया, यह उपनगरों के बाहर एक छिपे हुए पहाड़ पर है। ऊपर जाने का केवल एक ही रास्ता है और सुरक्षा असामान्य रूप से कड़ी है। निगरानी कैमरे हर जगह देखे जा सकते हैं और लोग 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। इस प्रकृति के संगठन के लिए मुख्यालय के स्थान में कुछ समानता थी। ये या तो दूरस्थ था या छिपा हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यह सुरक्षित था। यूं बुयाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। इसमें प्रवेश करना आसान नहीं है क्योंकि जिस विला में दूसरी पार्टी के नेता रहते हैं वह पूरे मुख्यालय में सबसे सुरक्षित जगह है। इसके अलावा वह शायद ही कभी बाहर जाते हैं। यून बुयाओ ने अपनी क्षमताओं के माध्यम से गेल से यही सारी जानकारी प्राप्त की थी। जियान ए ने समझ में सिर हिलाया। वह इन कठिनाइयों के लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थी। यदि वे लापरवाही से दुश्मन के मुख्यालय में प्रवेश कर पाते तो ये भाड़े का समूह बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। उनकी बारी नहीं होगी। इसके अलावा जियान ए उनके घोंसले को नष्ट करने के लिए यहाँ नहीं था। वह यहाँ उस मास्टरमाइंड को ढूंढने आई थी जो बाय झोउ की हत्या करना चाहता था। क्या आपके पास दूसरी पार्टी के नेता के बारे में कोई जानकारी है? यू वेयुआन ने पूछा। यून बुयाओ ने सिर हिलाया। नेता का नाम हंस है। वह इस साल 50 के करीब है। वह लगभग 2 मीटर लंबा है और मोटा है। सबसे स्पष्ट विशेषता यह है कि उसकी लंबी दाढ़ी है जो उसकी छाती तक पहुंचती है। ये सुनहरी है। ये हंस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं गेल की यादों से इस व्यक्ति के बारे में और अधिक उपयोगी जानकारी नहीं देख सकता। लेकिन गेल के अनुसार हंस ने अकेले भाड़े के समूह की स्थापना नहीं की थी। उसने इसे अपने पूर्व नेता से छीन लिया। जियान ए ने समझ में अपनी भौहें उठाईं और गहरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, 6 क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं को अपने लिए काम करने में सक्षम होने के लिए इस नेता हंस के पास कुछ उत्कृष्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। शायद वह भी एक सक्षम उपयोगकर्ता है। यून बुयाओ स्तब्ध रह गया। उसने गेल की स्मृति में हंस के क्षमता उपयोगकर्ता होने के बारे में कोई जानकारी नहीं देखी। यू वेयुआन जियान ऐसे सहमत हुए और बेहोश होकर कहा, हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आपने ये भी कहा कि वह बाहर कम ही निकलते हैं। शायद इसलिए कि उसने इतने वर्षों में दूसरों के सामने अपनी क्षमता का उपयोग नहीं किया है। इसलिए आपने ये जानकारी नहीं देखी। यूं बुयाओ ने भौहें चढ़ा लीं और इसके बारे में सोचा। उसे लगा कि उनकी बातें समझ में आ गई हैं। दुश्मन को कम आंकने से बेहतर है कि सबसे कठिन दिशा में चीजों पर विचार किया जाए। जियान ए ने आह भरी और उन दोनों की ओर देखा। हमें इसकी सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी। हम बहुत उतावले नहीं हो सकते। आखिरकार इस भाड़े के समूह में 1000 से अधिक लोग हैं। अगर हम दुश्मन को सचेत कर दें तो हम बच नहीं पाएंगे। यू वेयुआन और यूं बुयाओ ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में सिर हिलाया। इस समय जियान ने उस लिफाफे को निकालने के लिए पहुंची जो ची यांग ने उसके लिए छोड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई और उसने कहा, सौभाग्य से हमारे पास बैकअप भी है। ये देखकर यूं बुयाओ ये कहने से खुद को नहीं रोक सके। मेरी राय में हमें बाई झोउ को शेष 12 रक्षकों और सभी प्राचीन संप्रदाय के सदस्यों को इकट्ठा करने देना चाहिए। जियान ए ने यूं बुयाओ की भावनाओं को समझा।
यदि प्राचीन संप्रदाय के सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, तो संभवतः दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो वह नहीं कर सकती थी। बाई झोउ के अनुसार, हालांकि प्राचीन संप्रदाय में 100 से भी कम लोग थे, लेकिन सभी के पास मानसिक साधना तकनीक थी और वे बहुत शक्तिशाली थे। जब समय सही होगा, हर कोई इकट्ठा होगा, जियान ए ने मुस्कुराते हुए कहा। जियान ए को पता था कि जब तक वह आदेश देगी, ये लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पक्ष में आ जाएंगे। हालांकि वह अब बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसे बढ़ने के लिए अधिक स्थान और समय की आवश्यकता थी। इसलिए वह बाई झोउ को केवल तभी अपने आसपास लोगों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देती थी जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता था। इसके अलावा जैसे जैसे अधिक लोग उसके आसपास इकट्ठा होते गए, संप्रदाय मास्टर के रूप में जियान ए की जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती गई। परिणामस्वरूप उसके दिल में धीरे धीरे एक अधिक महत्वाकांक्षी और लंबे समय तक चलने वाला आदर्श विकसित हुआ। भविष्य में जब उसके पास एक संप्रदाय गुरु की वास्तविक ताकत होगी, तो वह 21वीं सदी में इस सभ्य समाज में प्राचीन संप्रदाय का पुनर्निर्माण करना चाहेगी। जियान ए ने यू वेयुआन को लिफाफा सौंपा और शर्मिंदगी से हंसने लगा। आप उससे संपर्क कर सकते हैं। मैं असहज महसूस करता हूँ जब भी वह प्राचीन संप्रदाय के किसी नए सदस्य से मिलने के बारे में सोचती। जियान ए को एक अवर्णनीय अजीब एहसास होता। उनसे फ़ोन पर संपर्क करना तो दूर की बात है। यू वेयुआन इसे लेने के लिए आगे बढ़ा और लिफाफा खोला। यह देखकर यूं बुयाओ झुक गया। बाई झोउ ने कहा कि वह सैन मैरिनो में है। सैन मैरिनो और इटली पड़ोसी हैं, इसलिए जब हम पहुंचेंगे तो उनसे संपर्क करने में देर नहीं होगी, जियान ए ने कहा। यू वेयुआन ने सिर हिलाया और कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाया। कॉल चली, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो वे यू वेयुआन के पहले बोलने का इंतजार कर रहे थे। यू वेयुआन एक पल के लिए रुका और शांति से कहा, हेलो, मैं 12 गार्डों में से एक हूँ। यू वेयुआन, मैं 12 गार्डों में से एक हूँ। जी टोंग, दूसरी तरफ से साफ आवाज़ आई। यह आवाज़ किसी वयस्क की नहीं लग रही थी, अपने नाम की तरह ही। वह एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। यू वेयुआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा, संप्रदाय मास्टर पहले ही इटली आ चुका है। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। बाई झोउ ने पहले ही जी टोंग को सूचित कर दिया था, इसलिए वह जियान ए से समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उन्होंने ये सुना तो बोले, मुझे होटल का पता भेजो, मैं बाद में जाकर संप्रदाय मास्टर से मिलूंगा। ठीक है। यू वेयुआन सहमत हो गया और फ़ोन रख दिया। पुरुष या महिला? यू बुयाओ ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि पत्र पर नाम लिखा था, लेकिन जी टोंग शब्द से पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया। यू वेयुआन ने एक संदेश टाइप किया और उत्तर दिया। एक पुरुष। उनकी आवाज़ एक बच्चे की तरह बेहद कोमल है। एक बच्चा? यूं बुयाओ हैरान रह गया। जियान ए भी स्तब्ध था। CU से छोटा? वह अभी युवा लगता है। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ। जब तक मैं उसे नहीं देखूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा। यू वेयुआन ने ऊपर देखा। उन्होंने कहा कि वह बाद में यहाँ आएंगे। जियान ए ने ये नहीं पूछा कि क्या दूसरा पक्ष बच्चा था। 12 गार्डों में स्थान पाने और बाई झोउ को उसे भेजने के लिए उसकी ताकत असाधारण होनी चाहिए। अपने गिलास में दूध पीने के बाद जियान ए ने कहा। बाई झोउ ने कहा कि जी टोंग इटली को अच्छी तरह से जानता है। उसके साथ रहने से हम बहुत सारी ऊर्जा बचा सकते हैं। इसलिए आइए आज अच्छी तरह से आराम करें और जी टोंग के आने पर आगे की हर चीज़ पर चर्चा करें, समझा? यू वेयुआन और यून बुयाओ ने एक स्वर में उत्तर दिया।
कियाओ युआन जल्दी उठ गया और नाश्ता खरीदने के लिए बाहर चला गया। जब वह लौटा तो वांग जिमिंग ऊपर से नीचे आ रहा था। सुबह, अंकल कियाओ। कियाओ युआन मुस्कुराया। आप कल इतनी देर से सोए। आप थोड़ी देर और क्यों नहीं सोए? मुझे इस समय उठने की आदत है। मैं लेट नहीं सकता। वांग जिमिंग ने उसका चेहरा छुआ और कियाओ युआन की तरफ चला गया। अंकल कियाओ, मेरे चेहरे को देखो, क्या यह अभी भी सूजा हुआ है? कियाओ युआन ने इसे देखा। यह अब लाल नहीं था, लेकिन यह अभी भी थोड़ा सूजा हुआ था। पहले खाओ। अंकल कियाओ आपके लिए बाद में आइस पैक लाएंगे। कियाओ युआन ने कहा। वांग जिमिंग ने सिर हिलाया। जब तक मेरी माँ इसे नहीं देखती। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, ऊपर से दरवाज़ा खुला। फिर उसने वांग जिचेन को सिर पर बाल बांधे हुए नीचे आते देखा। सुबह, अंकल कियाओ। वांग जिचेन ने कियाओ युआन का स्वागत करने की पहल की। इससे पता चल रहा था कि कल रात उसके प्रति उसके रवैये में जो बदलाव आया था, वह कोई अनायास नहीं था। कियाओ युआन मुस्कुराया और वांग जिचेन को बुलाया। मैंने नाश्ता खरीदा, आओ और खाओ। खाने की मेज पर कियाओ युआन ने वांग जिचेन की निराश अभिव्यक्ति को देखा और चिंतित होकर कहा, जिचेन को अच्छी नींद नहीं आई। मैं देख रहा हूं कि आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। वांग जिचेन ने सच्चाई से सिर हिलाया। मुझे अनिद्रा है और अच्छी नींद नहीं आती। फिर नाश्ते के बाद ऊपर जाएं और झपकी लें। जिमेन का चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अगर आप भी निराश दिखेंगे, तो आपकी माँ को संदेह होगा, कियाओ युआन ने कहा। वांग जिमिंग ये कहने से खुद को नहीं रोक सके। अंकल कियाओ, अगर हम यहाँ रहेंगे तो क्या हम आपको परेशान करेंगे? ये सुनकर कियाओ युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उसने लापरवाही से उन्हें सांत्वना दी। आप अंकल कियाओ के साथ समारोह में क्यों खड़े हैं? इसके अलावा आज सप्ताहांत है। अंकल कियाओ को काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ एक दिन के लिए रुक सकते हैं। मैं तुम्हें आज रात वापस भेज दूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कियाओ युआन वांग जिचेन को देखने और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जिचेन, क्या आपने अंकल कियाओ के मूल मॉडल देखे? जब उन्होंने मॉडलों का जिक्र किया, तो वांग जिचेन की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने झट से सिर हिलाया। मैंने उन्हें देखा, वहाँ बहुत सारे हैं। अंकल कियाओ, आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया है ना? कियाओ युआन ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। कुल मिलाकर ये लगभग 1 मिलियन युआन है। बस दरवाजे पर ट्रांसफॉर्मर लगभग 1,50,000 युआन है। उद्धरण चिन्ह।